अमेरिका ने ईरान को फिर खुली धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तवानाई तंसीबात तबाह करने का इंदिया। कहा ईरान से जल्द मुआहिदा ना हुआ और आबनाए हॉर्मुज़ फौरी तौर पर ना खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले प्लांट, तेल के कुएं तबाह कर देंगे। खार जजीरे समेत अहम तवानाई तंसीबात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल ईरान से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात की कामयाबी का भी यकीन है। कहा पाकिस्तानी सालसी से मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। ईरानी स्पीकर के बारे में एक हफ्ते बाद बताऊंगा, तब तक हम बहुत कुछ जान लेंगे। अवाम को तन्हा ना छोड़ें, कीमतों का बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी ऐवान सदर के इजलास में शरीक थे। इजलास को बताया गया कि आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में मौजूदा ईंधन के ज़खायर काफ़ी हैं। तेल की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ बार बार वज़ीर आज़म ने मुस्तरद की हैं। इसहाक डार ने हुकूमत की फाल सफारती कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में दरख्त गिर पड़े, जहलम और पिंडी में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 1 अप्रैल से कराची समेत मुल्क भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस घरों की छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 47 अफराद जख्मी हुए। पीडीएमए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और खातून शामिल हैं। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद में छत गिरने से 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पीएसएल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। लाहौर कलंदर्स के एलानिये के मुताबिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया गया। लाहौर कलंदर्स ने अपने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब पीसीबी ने मुतनाज़े ट्वीट पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मामले की समाअत 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने की। नसीम शाह ने रद्द अमल में कहा, मेरे अकाउंट से हालिया पोस्ट मेरी इंतजामी टीम ने की थी जो मेरे ख्यालात की अक्कास नहीं। गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम लोगों से मुखलिसाना तौर पर माजरत ख्वाह हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और जैसे आपकी सुबह थी वैसे ही आपका दिन भी अच्छा रहेगा। शो का आगाज करने जा रहे हैं हम मौसम की सूरत हाल से। और कराची का मौसम इस वक्त खुशगवार है, लेकिन मुल्क भर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। एनडीएमए ने तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी किया है और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। और सूरत हाल सिर्फ बारिश तक महदूद नहीं है, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियल लेक्स के फटने और सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा जाहिर किया गया। अब हुक्काम ने अवाम को ख़बरदार किया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मौसमी अपडेट्स पर नज़र रखें, क्योंकि ये सिलसिला अप्रैल के आगाज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। और अगर अप्रैल के आगाज़ से हो रहा है तो बिलीव अस, अप्रैल फूल नहीं है। ओह यस, और ये अप्रैल जो है मार्च का एंड एक्चुअली आई वुड लाइक टू से कि खासा कंट्रोवर्शियल रहा है पीएसएल के लिए। पीएसएल हैज़ बीन हैविंग अ लॉट। क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है पीएसएल में। आज बहरहाल एक दिलचस्प मुकाबला है और लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम ये मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होने जा रहा है। ऑलरेडी दोनों टीमें एक एक मैच खेल चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी अपना पहला मैच जीत कर 2 पॉइंट्स के साथ है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक मैच खेला और वो ये मैच हार गई। इसीलिए समझा जा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी कंपैरेटिवली इज़ अ बेटर टीम देन इस्लामाबाद फॉर टुडे एज़ वेल। और उसके साथ जो सादिया आपने तस्करा किया है थिंग्स अदर देन द क्रिकेट, आगे चल के जो नसीम शाह का एक तनाज़ा खड़ा हुआ है उस पर बात करेंगे। एंड देन द बॉल टेम्परिंग, नाउ इट्स ऑफिशियल और फ़खर जमान हैज़ बीन चार्ज्ड विद लेवल 3 ऑफेंस। लेकिन इस सबसे पहले चलते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब। जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है अमेरिका ईरान के दरमियान, अब एक नई चीज़ सामने आ रही है और अब ख़तरनाक मोड़ पे मामला आ रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न सिर्फ सख्त बयानात बल्कि मुमकिन फ़ौजी ऑप्शंस पर भी ज़ेर गौर किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं
कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम निकालने के लिए बराह रास्त फौजी ऑपरेशन की तैयारी पर गौर किया जा रहा है। बज़ाहिर लगती तो महदूद कार्रवाई है, लेकिन हकीकत यह है कि ये पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। एब्सोल्युटली फैसल, मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, या वाकई अमेरिका एक नई फौजी मुहिम के करीब पहुंच चुका है। ऑन द अदर हैंड साइड, डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोलने की सूरत में ईरान के तेल के कुओं और फिर बिजली घरों को निशाना बनाने की भी धमकी दे रखी है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर देते हैं। एंड वी ऑलरेडी नो कि जब भी अमेरिका ने किसी मुल्क को इन्वेड किया है, दे मे हैव स्टार्टेड कि जी हम कोई लिमिटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं, बट फिर वो सालों साल नहीं दिहाइयों तक जारी रहता है। अगर तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, पूरा खित्ता तेल की सप्लाई और मीशत इसकी लपेट में आ सकती है। और इसके साथ ही वो जो एक मामला बना हुआ है खार्ग आइलैंड का, उस हवाले से अमेरिका के क्या प्लान्स हैं, और अगर वो हो जाता है तो उसके बाद खित्ते पे उसके क्या रिपरकशंस होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन नौजवान आज़म पाकिस्तान और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अब्दुल्ला हमीद कुल साहब। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एज़ वी आर टॉकिंग तो एक एम्फीबियस USS ट्रिपोली भेज दिया गया है ख़ित्ते में। खार्ग आइलैंड पे इस वक्त नज़रें हैं अमेरिका की, और हालांकि उन्होंने 5 से 10 दिन का तवक़्क़ुफ़ दिया था, लेकिन उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप ने सीधा इंदिया दे दिया है कि अगर ईरान बातें नहीं मानता हमारी, वी आर गोइंग फॉर द लैंड इन्वेजन। बट माई क्वेश्चन इज़, ये अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ठीक है, अमेरिका लैंड इन्वेजन की सोच रहा है, अमेरिका ट्रुप्स भेजने की सोच रहा है नॉल, इस सारे मामले में इसराइल कहाँ है जिसने जंग शुरू की थी? इसराइल तो लाए ना अपने बूट्स ऑन ग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सुबह बखैर। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका का, अमेरिका तो चलता ही धमकी के ऊपर है। आप वाशिंगटन पोस्ट और पॉलिटिको फैक्ट, ये दोनों जराइद अमेरिका के अपने हैं, और ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीचेस, उनके जो सोशल मीडिया पैगामात और दीगर कमेंट्स, तकरीबन ऑलमोस्ट 30,000 ऐसी चीजें हैं जो झूठ के ऊपर मबनी हैं, धमकियों के ऊपर हैं, जो मिसलीड करती हैं। ये उनका अपना मीडिया ये बात कह रहे हैं, और वाशिंगटन पोस्ट बहुत बड़ा आपको पता है जरीदा है। अच्छा, दूसरी जानिब आपने इजराइल की बात की। देखें, इजराइल तो मार खा के एक जख्मी इंतहाई गंदे जानवर की तरह अब अपने जख्म चाट रहा है, और वो उसको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि अभी जो बात आई JD वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और नेतन्याहू के दरमियान एक लीक्ड ऑडियो की, उसके अंदर बड़ी मेरे ख्याल में गर्मा-गर्मी भी हुई, और JD वेंस ने कहा कि यार, तुमने तो हमें कहा था कि 48 घंटे का सिर्फ वक्फा है, और 48 घंटे के अंदर हम इसको ईरान को इन्वेड कर लेंगे और ईरान हमारे सामने झुक जाएगा, हर चीज हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या अमेरिका ने बिल्कुल अंधा यकीन किया इजराइल के सजेशंस का, और उनको खुद अपनी कोई उनकी इंटेल नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी, कोई उनकी ऑपरेशनल तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इस वॉर के रिपरकशंस के हवाले से उनको नहीं मालूम था कि इस वॉर के अंदर कितना इसके मुख्तलिफ जावियों पे नुकसानात होंगे, जिनके अंदर जाहिर है एक अस्करी नौयत तो एक साइड के ऊपर कर दे। उसके बाद आप देखें कि अस्करी नौयत के साथ साथ आपको पता चलता है कि इसके जो स्ट्रेटेजिक पहलू थे, यानी कि आबनाए हुर्मुज़, ये भी एक स्ट्रेटेजिक पहलू था। फिर उन अड्डों के ऊपर हमला करना, ये भी एक स्ट्रेटेजिक पहलू था। और साथ ही साथ ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया गया, यानी कि इंटेलिजेंस नहीं थी, इनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। मैं आपको ये बताऊं फैसल करीम साहब के, जब ये अफगानिस्तान के अंदर आए थे तो आपको हैरान होंगे ये सुन के कि इनके पास अफगानिस्तान के ग्राउंड वाले नक्शे मौजूद ही नहीं थे, और ये सोच रहे थे कि हम आएंगे और वहां पता नहीं हमला करके बर्बादी कर देंगे। पहली बात यह है कि अब अमेरिका की अगर तारीख के ऊपर नजर डालें तो हमें यह पता चलता है कि अमेरिका ने आज तक बूट्स ऑन ग्राउंड करके कहीं कोई फतह नहीं की। वेनेजुएला का वाकये में
कोई वो ये नहीं था। लेकिन वो अब्दुल्ला एक साहब, सॉरी टू ऑपरेशन कट था। यू, यस आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि कभी भी अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली वेयर एवर दे हैव पुट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड। बट द पॉइंट इज कि हम ये जानते हैं कि उस मुल्क की तबाही कितनी हुई है। हमने इराक में देख लिया, हमने अफगानिस्तान में देख लिया, जिस सिचुएशन में उस मुल्क को वो छोड़ के गए, वहाँ पर अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं। वहाँ अमरीकी असलहा मौजूद है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, ऑल दीज फैक्टर्स, राइट। अब अगर ईरान में इन्वेड करने का सोचता है अमेरिका, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको जीत नहीं मिलेगी, लेकिन ईरान का जितना नुकसान पॉसिबली हो सकता है, और जब तक ईरान ये कहता रहेगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप लाना चाहते हैं आप आ जाएं अपना ट्रूप्स लेकर यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में कुछ तो अमेरिका को करना ही पड़ेगा अपना ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए। और क्या ये सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती है? सादिया सैमसन साहिबा, देखें बात यह है कि अमेरिका ने जो करना है वो तो करना है, आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो उसके पास ताकत है। लेकिन आना उनकी मर्जी होती है, जाना उनकी मर्जी नहीं होती। ना वियतनाम से वो अपनी मर्जी से निकले थे, और ना लाओस से, और ना ही वो अफगानिस्तान से निकले और दीगर सोमालिया वगैरह। इसका मकसद यहाँ ये कहने का है कि ताकत है, बर्बादी फेर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर तबाही फिर गई। लेकिन आज रोजाना मगरिब की नमाज के बाद पूरे ईरान में अवाम बाहर निकलती है, हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार करती है, क्योंकि दिल में उनके अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो एज वेल कि दुनिया में जहां जहां जंगें हुई तो हमेशा ये हुआ कि बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में गैर ममालिक में जाके पनाह गजीन हुए। इस वक्त अभी तक दिस इज द फर्स्ट कंट्री जिसके अंदर किसी ने अभी जब से जंग शुरू हुई है पनाह गजीन होने का कहीं उन्होंने दरखास्त नहीं दी। राइट। जिनके बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए, जिनके घरों को रेज टू ग्राउंड कर दिया, जिनके कारोबारों का सत्यानाश कर दिया। डू यू बिलीव कि ये नेशन सरेंडर करने के लिए तैयार है? याद रखिए, द नेशन हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड। मतलब यहाँ ये है। लेकिन अब्दुल्ला नुकसान साहब, तो आपको होता है। लगता है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान को डिफीट करना है? अमेरिका ये चाहता है शायद कि उसकी जो यूरेनियम की ताकत है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको इकोनॉमिकली इतना पीछे धकेल दिया जाए कि वो किसी और भी मुल्क के लिए थ्रेट बनने में उसको कई दिहाइयाँ लग जाए। एंड प्रॉब्ली दे आर दैट इज देयर होल गेन फ्रॉम देयर। ये तो बात है बिल्कुल, लेकिन अमेरिका ये सारा कुछ चाहता है, लेकिन अमेरिका को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो इस रीजन में रहेगा और वॉर यहाँ रहेगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए जो बतौर एटीएम तमाम गल्फ कंट्रीज हैं वो फिर काम नहीं कर पाएंगी। वो उनके पास ना टूरिज्म होगा, ना उनका कारोबार होगा, और साथ ही साथ ये है कि उन ममालिक के अंदर एक मुआशी अदम इस्तेहकाम, तेल की पैदावार खत्म, एलपीजी की पैदावार, एलएनजी की पैदावार जीरो, और बाकी भी जो मुआशी नुकसानात हैं वो हो जाएंगे। आबनाए हुर्मुज पे देखे ना, अगर लेट से के 2 महीने में या 1 महीने में अगर एक भी शिप को नुकसान पहुंचता है, तो क्या P&L क्लब जो कि तमाम शिपिंग लाइनर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, क्या वो उनको इंश्योर करेंगे? तो इंश्योरेंस नहीं देंगे, या फिर इंश्योरेंस हाई हो जाएगी। इन एनी केस जो तमाम तरसीलात हैं, देखें फिर दूसरे स्ट्रेटेजिक पहलू हैं इसके, वो जरूर समझने चाहिए। देखिए, पहला पहलू ये है कि अभी तक आहिस्ता आहिस्ता ईरान अनफोल्ड कर रहा है, और अभी तक वॉर के अंदर जितनी कामयाबी इस टाइम पे ईरान को मिली है वो अमेरिका को नहीं मिली। मां सवाए अमेरिका ने तो ये कहा कि उनकी आर्मी मैंने खत्म कर दी है, IRGC खत्म कर दिया है, एयरफोर्स नेवी खत्म कर दी। तो ये कौन है, ये जो फरिश्ते चला रहे हैं मिसाइल? तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के सदर का झूठ उनका अपना मीडिया उनको साबित कर रहा है। 80 लाख लोगों का बाहर निकलना और साथ ही साथ 3200 शहरों के अंदर मुजाहरे होना, ये किस चीज का पैगाम दे रहे हैं? और फिर अमेरिका जहां जहां माजी में गया उसके साथ लोग मौजूद थे। अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, 48 कंट्रीज वर पार्ट ऑफ ISAF फोर्सेस, लेकिन क्या आज वो वहां मौजूद हैं? तो इसका मतलब है कि अमेरिका की ना इंटरनल सपोर्ट है, ना एक्सटर्नल सपोर्ट है।
ईरान ने जो चाहा डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, फाइनेंशियली उनको आइसोलेशन की तरफ लेके गया। जापान और साउथ कोरिया जैसे ममालिक आज जो उनके एक ज़माने में बिल्कुल हाथ के नीचे थे, थंब के नीचे थे, आज वो उनके साथ 2 जहाज़ भेजने के लिए आबनाए हुर्मुज़ में तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या पहलू होंगे ओके, इस जंग बिल्कुल के? ठीक है लेकिन सर। हाँ बिल्कुल, आपने इसको यू पुट इट एप्टली राइट नाउ। पाकिस्तान का किरदार इस सारे मामले में अब तक आपने कैसा देखा, आगे कैसा देख रहे हैं? और इसके साथ एक और चीज़, अगर तो देयर इज बूट्स ऑन ग्राउंड इन खार्ग, पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है ये? जी, बहुत इम्पोर्टेंट फैसल साहब। पहली बात ये है कि मैं एक पिछले बात का एक श्योर। छोटा-सा और उसमें ऐड कर दूँगा। जी। देखिए ईरान ने कहा हमारे पास मिसाइल हैं, उन्होंने शो किया। ईरान ने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने शो की। उन्होंने 2000 किलोमीटर वाले मिसाइल मारे। अमेरिका को अपनी एयरफोर्स क्यों लानी पड़ गई? वो तो कहता है कि मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। वो सही। तो कहता है कि मेरे पास ऐसे-ऐसे लीथल वेपन मौजूद हैं। तो फिर आज उनको अपने 18-20 जहाज गिरवा के, देखिए ना, जी। 7 जहाज भारत के गिरे थे तो दुनिया भर में बेइज्जती हुई थी। तो आज एक सुपर पावर के, जो बल्कि 2 सुपर पावर, 2 न्यूक्लियर पावर ने मिलकर हमला किया है एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर, तो फिर उसका हाल क्या होगा? अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी बात पे। देखिए पाकिस्तान बूट्स ऑन ग्राउंड तो मेरे ख्याल में इट विल बी अ मैसेकर। वो कितना उनके लिए, क्योंकि खार्ग है 25 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है, और इसी तरह से जो अगर कीश को देख लें या दीगर ये छोटे-छोटे आइलैंड हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। मासवाई एक आइलैंड है जो 1500 किलोमीटर है। लेकिन इन सब के बावजूद देखें, जब क्या ईरान को नहीं मालूम था? अभी तक तो स्ट्रेटेजिकली ये और मिलिटरीली पता चल रहा है कि ईरान ने तैयारी बड़ी ठीक-ठाक की थी। वहाँ माइन्स भी होंगी, वहाँ समुद्री माइन्स भी होंगी, वहाँ उन्होंने दीगर जो काम किए होंगे, और मिसाइल को तो वो वहाँ नहीं रोक पाए जिधर उनके थॉर्ड मिसाइल सिस्टम और उनके पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि इसका अंजाम क्या होगा? ये तो उनको रौंद के रख देंगे। और खुद ब्रिटिश अखबार कल लिख रहा है कि उनको अगर इन्वेजन करनी है तो 10 लाख ट्रूप चाहिए। 10 लाख ट्रूप क्या वो ला सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो 10 लाख ट्रूप्स अगर आएंगे भी तो उनको कम से कम 1.5 साल का अरसा चाहिए। इसका इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर ये होगा कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड होगा तो मुमकिन है कि माइग्रेशन शुरू हो जाए, और माइग्रेशन शुरू होने में बलूचिस्तान के अंदर एक फॉल आउट इफेक्ट आएगा। और जाहिर है इसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है, और पाकिस्तान पे भी आ रहा है, इसमें शक शुबा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में तैयारी करनी चाहिए है कि अगर वहाँ माइग्रेशन होती है, वहाँ से रेफ्यूजीज आते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि इसमें बीएलए और ऐसी तंजीमें, जैसे अदल जैसी तंजीमों के एक टेररिस्ट एलिमेंट भी होंगे। इसलिए क्या हमने कोई स्क्रीनिंग का प्रोसेस किया है? ये तो मेरे ख्याल में आई लीव इट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये कल जो इजलास हुआ बड़ों का, उसके अंदर यकीनन ये बात डिस्कस हुई होगी, क्योंकि मैं भी इसमें गुजारिशात अपनी पेश कर चुका हूँ हुकूमत पाकिस्तान को। अब जो बात आती है इसहाक कि डार साहब का पाकिस्तान अहम दौरा, अब्दुल्ला साहब इसमें ऐड कर दीजिएगा, इसहाक डार साहब का अहम दौरा है और इस मामले पर मजीद ऑब्वियसली डिस्कशन होने जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आपका? हर एक तो पाकिस्तान का किरदार ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इस दौरे की क्या अहमियत समझते हैं? देखिए पाकिस्तान का किरदार जो है ना, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुज़ाकरात हुए तो वो आपके और मेरे प्यारे पाकिस्तान में हुए। इसका मतलब ये है कि हाउ पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वेस्ट का एतमाद पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान की तारीफ मैं इससे ज्यादा और क्या करूं कि हमारे वजीर खारजा के ट्वीट को प्रेसिडेंट ट्रंप रीट्वीट कर रहे हैं। व्हाट एल्स आई कुड से अबाउट पाकिस्तान। और इसी तरीके से आप देखें कि चारों वज़राए खारजा जब बैठते हैं तो ये तुर्किया आलम इस्लाम की और नेटो के अंदर एक बड़ा मुकाम रखते हैं, सबसे बड़ी ताकत है फौजी। उसके साथ ही मिस्र की फौजी ताकत है, सऊदी अरब एक बड़े भाई की हैसियत में, और सऊदी अरब एक ऐसे वक्त में उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया है यूक्रेन के साथ और कतर ने, जब उन्होंने देख लिया कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स उनके लिए फेलियर साबित हुए। दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ यूएस एक्चुअली। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अननर्व होकर इंतहाई मेरे ख्याल में मायूब बयान उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए दिया, और ये कहा कि उनको मेरे से बात करना होगी, यानी कि इससे पहले वो बात नहीं कर रहे थे।
अच्छा, फिर आप चाइना का दौरा देखें कि इस सारे के अंदर चाइनीज जो लीडरशिप थी और वो ये दौरा थ्रू यकीनी देयर तौर पर पाकिस्तान के एम्बेसडर। लिए स्ट्रेटेजिकली तो अहमियत का हामिल है, लेकिन इस पूरे खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ाता है। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वॉज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। चलें जी, हम आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लें, दोबारा हाजिर होंगे स्टे विद अस। खुशामदीद। कुछ सियासी नाश्ते की बात करें तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी भी शरीक थे और गुफ्तगू सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि मुल्क के बड़े चैलेंजेस के मामले पर हुई। एब्सोल्युटली, सियासी जो दर्जा हरारत है यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, यहाँ पर मईशत का दबाव है, सब कुछ एक मेज़ पर डिस्कस किया गया है। अहम बात यह भी है कि इस मुलाकात में सिर्फ सियासी क़यादत ही नहीं बल्कि खारजा, दाखिला और कौमी सलामती से जुड़े अहम किरदार भी शरीक थे, जो इस बात का भी इशारा दे रहे हैं कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बढ़ती कशीदगी और उसके पाकिस्तान पर मुमकिन जो असरात हैं, एक संजीदा मामलात हैं और उसको संजीदगी से ही डिस्कस होना ज़रूरी भी था। सारे मामले पे बात कर लेते हैं। सीनियर एनपी पर्सन अब्सा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्सा, कल जो बात हुई है, जो मुलाकात हुई है सदर और वज़ीर आज़म की, मौजूदा सियासी तनाजुर में कैसे देखती हैं इसको आप? जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ऐवान सदर में होने वाली जो मुलाकात है उसकी बड़ी अहमियत है, और उसको अगर हम अपने डोमेस्टिक तनाजुर में भी देखें तो पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। और अगर खारजा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी देखा जाए तो जितने मामलात पिछले कुछ अरसे में होते रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सदर मुमलिकत के सामने रखी गई होंगी। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी शरीक हुए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी, और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो पाकिस्तान एक मुज़ाकरात का मरकज़ बना और वज़राए ख़ारजा, 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा यहाँ पर मौजूद थे, उसमें जो बातें हुई वो क्योंकि पब्लिक नॉलेज में नहीं है, तो यकीनी तौर पर इसको कहा जा सकता है कि एक तो सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया गया और हुकूमत ने अपने अहम इत्तेहादी को तमाम डेवलपमेंट्स के हवाले से आगाह किया। सो इस एतबार से ये जो मुलाकात है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हुकूमत ने जो भी फ़ैसले करने हैं और अपनी बिलखसूस फ़ॉरेन पॉलिसी को आगे किस अंदाज़ में लेकर चलना है, इस हवाले से एक इत्तेफ़ाक़ राय कायम करने की कोशिश की गई। अब सर, क्योंकि हम ख़ित्ते की सूरत हाल से भी वाकिफ़ हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मसाइल एक तरफ, लेकिन ये जो कल मुलाकात हुई है, क्या ख़ित्ते में जो कशीदगी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर ईरान, अमरीका और इसराइल की सूरत हाल जो बन रही है, क्या हम ये मुलाकात उसका रद्द अमल भी समझें? सिंबॉलिकली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगेन कि आम तौर पे अमूमी तौर पर ये हुआ करता है कि जो पार्लिमानी जमहूरियतें होती हैं वहाँ पर फॉरेन पॉलिसी और इस किस्म की अहम फ़ैसला साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती है, लेकिन आइडियली हमारे यहाँ भी इसी अंदाज़ में चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इस पर जो इसको एक बड़े हसास मामले के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम अमरीका में भी देखें तो उनके वाइट हाउस की तर्जुमान का ये बयान कि जो मुज़ाकरात हैं वो मीडिया के ज़रिए नहीं होंगे, वो जाहिर कर रहा है कि अमरीका भी इसको बहुत सीक्रेटिव रख रहा है। एक मौके पर अमरीकी सदर ने भी ये बात कही कि ईरान से कौन लोग मुज़ाकरात के लिए आगे आएंगे, उनका नाम मैं अभी पब्लिक नहीं करूँगा, और उससे तासुर यही लिया गया कि कहीं इसराइल उनके ऊपर अटैक ना कर दे। सो स्पॉइलर के तौर पर जो है वो इसराइल की तरफ से भी कुछ भी किया जा सकता है, दीगर अवामिल भी इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम जो मुज़ाकरात की एक ख्वाहिश है, अभी तो हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ पैगाम रसानी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम रसानी हुई है जो कि एक डेडलॉक था, इस हद तक तो जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन इस मामले को ये सिंबॉलिकली ये जाहिर किया गया है कि एक हसास मौजू है और इन कैमरा ब्रीफिंग है और उसके ज़रिए एतमाद में लिया गया है, जो आइडियली पार्लियामान के ज़रिए होना चाहिए। सो यकीनी तौर पर आई थिंक यही मैसेज गया होगा इस मीटिंग के ज़रिए। अच्छा, अब सर, इस इजलास में अस्करी क़यादत का होना और सूबाई वज़राए आला की शिरकत भी होना, डू यू थिंक कोई बड़ा कौमी फ़ैसला होने जा रहा है? जी, कौमी कंसेंसस इस हवाले से और एक एतमाद साजी इस हक़ का एक हमें कोशिश नज़र आती है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जब चारों वज़राए आला इसमें मौजूद थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, क्योंकि हुकूमत ने किफ़ायत शारी के हवाले से बहुत सारे फ़ैसले किए और एक सवाल हमेशा मौजूद रहता है
कि हम फैसले तो कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हमारे लिए एक चैलेंज बनी रहती है। सो कौमी सतह पर ये जो ऑयल प्राइसेस है उसके पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो असरात है उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है, वो एक कोशिश है, लेकिन उसकी अगेन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको सूबों का जो है वो एतमाद चाहिए। सो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है, इससे बड़ा कोई फ़ैसला तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो तरक्याती फ़ंड्स की कटौती है, किफ़ायत शारी, प्राइम मिनिस्टर की किफ़ायत शारी मुहिम है, इन दोनों चीज़ों को सूबाई हुकूमत भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे और तमाम लोग वन पेज पे होते हुए तमाम मामलात को आगे बढ़ाएं। उस हवाले से कौमी कंसेंसस इसका एक मकसद था और बज़ाहिर हमें इसके अंदर कोई इख्तिलाफ़ राय नज़र नहीं आया है, कोई बड़ा इख्तिलाफ़ राय नज़र नहीं आया है। सो ऐसा नज़र आता है कि एक कलेक्टिव मैसेज भी दिया गया है कि पाकिस्तान जो एक सालिस के तौर पर सामने आया है, उनका अपना हाउस भी इन ऑर्डर है और तमाम जो सूबे हैं वो वन पेज पर हैं। हुकूमत वफाक में बैठकर जो भी फ़ैसला साजी करती है बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी इसमें एक पैगाम दिया गया है। ये यकीनन एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल है और जो महंगाई का डायरेक्ट असर है पाकिस्तान के जो वल्नरेबल तबकात हैं, जो सतह गुर्बत से नीचे हैं और जो मिडिल क्लास है बिलखुसूस, वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो उनके लिए भी ऐसा नज़र आता है कि ये कलेक्टिव मैसेज है कि वफाकी हुकूमत एतमाद में ले रही है तमाम फैसलों के हवाले से तमाम सूबों को। अब से अभी आप खुद भी जिक्र कर रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप क्या समझती हैं इस वक्त जो माशी और तवानाई बहरान पर जामे हिकमत अमली की बात की जा रही है, क्या इसके अमली खदोखाल भी सामने आ सकते हैं या सिर्फ ये एक रिवायती बयान हो जाएगा बस? जी, जामे हिकमत अमली एक आम तौर पे हमारे यहाँ बस एक बयान की हद तक ये अल्फाज तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कुछ लोगों को सहूलत देने के हवाले से जो सब्सिडीज़ की हुकूमत बात कर रही है, अब अभी तक तो हमारे सामने वही है। किफ़ायत शारी की मुहिम के ऊपर और अगैन तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से हमें तमाम इन्हिसार नज़र आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जो तमाम जो बातें हो रही हैं या फिर जो मुस्तकबिल के लिए कि अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग करती है तो उसके क्या असरात होंगे, ये हमें तमाम चीज़ें उसके हवाले से होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि ये जंग कितना अरसा मज़ीद चलती है। ये भी इम्कान है कि अरब ममालिक और पाकिस्तान की बिलखुसूस जो कोशिशें हैं, आपको उसके बाद ये ओके अबसा एक तो आप बात कर रही थी, चले उस पर तो हमने काफ़ी बात कर ली है। अब क्योंकि आप रिपरकशंस की बात कर रही थी, मुल्क पे असरात की बात कर रही थी, तो जो स्मार्ट लॉकडाउन है और इस तरह के कोई सख्त फैसले, उस पर क्या इंसाइट है? देखिए, कल होने वाली मुलाकातों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तो कोई बात नहीं की गई, लेकिन यकीनी तौर पर ये आइडिया जो है वो ज़ेरे गौर ज़रूर होगा। इसके अलावा किफ़ायत शारी पॉलिसी अगैन इसको अनाउंस किया, इसको पीडीएम के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक दफ़ा अनाउंस किया गया था। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस किस्म का निज़ाम है और उसके में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा से एक टास्क रहती है। लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान में एक और भी एक गैर मामूली किस्म का डिसिप्लिन ज़रूर देख रहे हैं। तमाम मामलात ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ये जो सिफारती कोशिशें हैं उसको भी बड़ा जो है वो उस पर भी बड़ा मोहतात अंदाज़ अपनाया गया और एक एक कदम वज़राए ख़ारजा ने जिस दिन आना था उसी दिन ये बात जो है वो ख़बरों में आई कि ये 3 वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। अब भी जो बात है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद मरकज़ बन सकता है अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का, ये भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक ख्वाहिश के तौर पर सामने रखा है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जो मुआशी फ़ैसले होंगे उसमें क्या एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जाएंगे, इस हवाले से हुकूमत अभी कन्फर्म नहीं कर रही है। लेकिन यकीनन अगर हालात वाक़यात इस तरफ जाते हैं तो क्योंकि अभी भी जो किफ़ायत शारी के हवाले से इक़दामात है वो एक तरह से हमें लॉकडाउन का ही एक इशारा नज़र आते हैं। अब बाकायदा लॉकडाउन की क्या शक्ल होगी, क्या ये सिर्फ वीकेंड्स के लिए होगा और किस नौयत का होगा, इस हवाले से हुकूमती सतह से अभी तक हम कंफर्म नहीं कर सके हैं। लेकिन यकीनन अगर खुदा न खास्ता ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो हमें इस तरफ भी मामला जाते हुए नज़र आ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के दौरान एक स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था जो कि PTI के दौरे हुकूमत में हुआ था और वो उस वक्त एक कामयाब पॉलिसी नज़र आई थी हमें। सो उसी पैटर्न के ऊपर हम आगे चलेंगे या कोई मुख्तलिफ तरीका होगा, ये हमें आइंदा देखना होगा। अब सर, एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, फ्यूल बचाने की बात हो रही है, अपने आप को कंटेन करने की बात हो रही है, दूसरी जानिब PTI भी अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाज उनका जमहूरी हक़ है, अगर लंदन में एहतजाज हो सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो क्या लग रहा है आपको, PTI इस बार किसी बड़े एहतजाज के लिए आवाम को जमा कर पाएगी?
पीटीआई बिल्कुल ऐसी हमें पोजीशन में नज़र नहीं आती है कि वो कोई बाकायदा अवामी मोबिलाइजेशन करके कोई तहरीक शुरू कर सकें। इससे पहले जब काफ़ी हद तक आइडियल हालात थे उस वक्त तो लोगों को मोबिलाइज़ नहीं किया जा सका। हमने मुख्तलिफ मौक़े पर ये भी देखा कि अडियार जो पीटीआई के लोग आते हैं उसमें भी कोई बड़े तादाद लोगों की शामिल नहीं हो सकी, जबकि अलीमा खान साहिबा ये बात कहती रहीं और बड़े सख्त अल्फाज में कहती रहीं, कॉल आउट करके पीटीआई के रहनुमाओं को। कश्मीर के जो अहदेदार हैं पीटीआई के, उनका नाम लेकर उन्होंने उनको ये कहा था कि लोग नहीं आ रहे और मैं नज़र रखे हुए हूँ। तो बाकी भी जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स थे उनको भी वो मुखातिब करती रहीं। सो हमें ऐसा नज़र आया कि जिस वक्त एक माहौल बन सकता था, खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत ने ऐलान किए बगैर उनको इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया था, तो वो एक मोमेंटम था, एक कंसर्न था पीटीआई के सपोर्टर्स में, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा सका। अब तो जो हालात हैं उसमें ऑब्वियसली मुल्क भर में सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, बिलखुसूस इस्लामाबाद में। सो पीटीआई क्या कोई अवामी तहरीक निकाल सकती है, ये अभी हमें एक हद तक मुमकिन नज़र नहीं आता है, लेकिन यकीनन जो है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब का मामला, इस जो आलमी सतह के ऊपर मामला चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार है, हमें पिछले कुछ दिनों में जो है वो पसे मंज़र में जाता हुआ नज़र आया। अब पीटीआई किस तरीके से रिवाइव करती है अपने मामलात को, वो हमें देखना होगा। एक डिस्कशन ज़रूर हुई, इमरान खान साहब के साहिबजादे ने यूनाइटेड नेशंस के इजलास के साइड लाइन्स पर होने वाले एक सेशन में शिरकत की थी, वो मौजूद बहस ज़रूर बना और ये उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने GSP प्लस स्टेटस है जो यूरोपीय मार्केट्स में पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री एक्सेस हासिल है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन पीटीआई की तरफ से उसको डिनाई किया गया और एब्सोल्युटली। और ये खासी कंट्रोवर्सी के तौर पर स्टर करने लगा है मामला, जो कि एक साइड पर है लेकिन पीटीआई की अपनी सियासत कहीं नज़र नहीं आ रही है। अफसा कोमल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही हमें लेना है एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। और मौसम की अगर बात करें तो बहुत तबाही मचाई है बारिशों ने। खैबर पख्तूनख्वा में 17 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, मासूम बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। अब इसमें घरों की छतें, दीवार गिरने के वाक़यात ने जो है वो बहुत सारे ख़ानदानों को सोग में डुबोया है। अब इस सारे मामले पे ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो ये इनिशियल बारिशें शुरू हुई हैं और वो जो हैवी स्पेल्स हैं अभी वो शुरू नहीं हुए हैं। डॉक्टर तैयब शाह, एक्सपर्ट एनडीए में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। डॉक्टर तैयब, पिछले साल ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो पिछले साल की बारिश और पिछले साल के फ्लड्स वो इस बार तकरीबन 20% ज़्यादा होंगे। व्हाट आर आवर प्रिपरेशंस? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि ये ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है कि पाकिस्तान अब एक ग्राउंड ज़ीरो बन चुका है फॉर फेसिंग डिफरेंट डिज़ास्टर्स। ना सिर्फ इस बार फ्लड की जो हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी, बट ऑल्सो जो आने वाले कुछ दिन हैं, इसमें पर्टिकुलरली अप्रैल की फर्स्ट 10 डेज़, तो एज़ पर दी प्रोजेक्शंस इवन जो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ अप्रैल है इसमें हम हैवी इंटेंसिटी की रेनफॉल्स देख रहे हैं। ये ऑलरेडी एनडीए में की इसकी लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शंस डेवलप की। इट वाज ऑलरेडी प्रोजेक्टेड कि पाकिस्तान में इस बार पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी हम आने वाले दिनों में एक हैवी स्पेल अभी देखेंगे, और साथ साथ जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ पोटोवार रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध में बारिशें और तेज़ इंटेंसिटी की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 1 अप्रैल से एक नया मगरबी सिलसिला पाकिस्तान में हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसकी इंटेंसिटी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बलूचिस्तान के प्रोविंस में होगी, जिसमें गवादर, जिबली और मारा, केच, पंजगोर, चागी, वाशुक, पारान, नोशी और नदरन बलूचिस्तान में कोयटा, पशीन, लोरालाई और किला से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इन सब फ्लड्स को या इन तेज़ बारिशों को कर्ब करने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी नंबर 1 मैं ये भी बताता चलूँ कि राइट नाउ जो अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स, यानी जिसकी इंटेंसिटी प्रेडिक्टेड तो है लेकिन जो इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान,
हमारे अगर आप वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट की राइट नाउ सिचुएशन देखें, अल फुजैरा यूएई में अल फुजैरा है, इसके साथ साथ रसूल खैमा, अबू जहबी और ओमान का सलाला, मस्कत, यमन का हजरमूत सना, सऊदी अरेबिया में रियाज और सदरन जो सऊदी अरब का रीजन है, इवन इराक और लिवान जॉर्डन में, और अफगानिस्तान में काफ़ी अभी आप देखें इतनी मैसिव वहाँ पे भी डेवस्टेशन हुई है, पर्टिकुलरली कुनर रीजन में, और साथ साथ जो पाकिस्तान का जो स्पेसिफिक रीजन है। सो ये जो अपनी इंटेंसिटी जो अनफोल्ड कर रहे हैं ये इवेंट, ये अपनी नौइयत की एक यूनिक इंटेंसिटीज़ हैं। इसके जी। लिए एनडीएमए का एक कंप्लीट जामे जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है, और इसके साथ साथ हम स्पेसिफिक कंटिजेंसी प्लान्स भी डेवलप करके सूबों को देते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एनडीएमए के अंदर डिजास्टर रिडक्शन का कंप्लीट फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रिवेंशन, मिटिगेशन, एंटीसिपेटरी एक्शन, अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस की कंप्लीट गाइडलाइंस डेवलप हैं फॉर स्पेसिफिक टू दिस स्पेसिफिक फ्लड। ये जो अभी सिचुएशन डेवलप है, इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो स्प्रेटम होता है, एक्टिविटी होती है, इट इज़ दी प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी हैजर्डियस रीजन्स। हम ऑलरेडी जैसा आपके प्रोग्राम से बता रहे हैं कि क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का निज़ाम है पाकिस्तान में, ये एक टीयर्ड और डिवॉल्व सब्जेक्ट है। सब जो नेशनल लेवल पे वफाकी इदारों का ये काम होता है कि सूबाई गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आगाह करे और उनको एडवाइजरीज दे कि आपके रीजन में ये स्पेसिफिक हैजर्ड आ सकता है, और उसके लिए जामे प्लान बना के सूबों को दे। अब अर्ली एक्शंस और सूबे में जो टेक्निकल लेवल के ऑपरेशंस हैं, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। वफाकी सतह पे हम अपनी तमाम इदारों को मुतहर्रिक कर चुके हैं, और सूबाई इदारे भी मुतहर्रिक हैं, और एक जो है एक मैसिव एक डिजास्टर रिस्पांस डेवलप हो चुका है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता चलूँ कि हमने प्री आइडेंटिफिकेशन की ये रीजन्स, देन हमने प्री पोजिशनिंग ऑफ लॉजिस्टिक स्टॉक आइटम्स, प्री पोजिशनिंग ऑफ रिस्पांस इक्विपमेंट्स, और साथ साथ वेयर हाउसेस में फूड आइटम्स, नॉट फूड आइटम्स, एंड साथ साथ जो कि टेंट्स, राशन और वो सर्विसेज जो उन एरियाज में जानी चाहिए। सेकेंडली, अर्ली एक्शंस के साथ साथ एंटीसिपेटरी एक्शंस भी होता है, क्योंकि ये इवेंट्स फॉरकास्टेड थे, क्योंकि ये वही सिलसिला है जो कि मिडल ईस्ट से होते हुए पाकिस्तान में आ रहा है। तो वी हैव अ बफर टाइम जिसमें हम अपनी एंटीसिपेटरी एक्शंस और रिस्पांस मोबिलाइज कर सके। इसलिए प्रोविंसेस के साथ हमारी कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेज हैं, हो रही हैं, और साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को बता रहे हैं कि इन रीजन में कितने लोगों को एवैक्यूएट करना है, क्या क्या आपने वहाँ पे रिस्पांस आइटम्स को रखना है, और साथ साथ अगर फेडरल लेवल, रियली होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि तमाम तर जो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, इस पे एनडीए में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हम इसी के साथ वी आर टेकिंग अ क्विक ब्रेक, हाजिर होते हैं दोबारा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की, एंड नन अदर देन PSL 11 का हम जिक्र करेंगे। ऑब्वियसली कल गैप डे था तो कोई मैच नहीं हुआ, और चूंकि गैप डे था तो ज़्यादातर डिस्कशन तमाम तर कंट्रोवर्सीज पर रही। आज एक अहम टाकरा है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का मैच होने जा रहा है। कराची किंग्स के लिए ने इब्तदाई मरहले में ही अपनी बर्तरी हासिल कर ली है। दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज मैच, दैट इज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पेशावर के लिए ये मैच जीतना ऑब्वियसली टू स्टे इन द PSL के इस एडिशन में पावरफुल रहना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, लेकिन इस्लामाबाद को अभी अपना खाता खोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे ख्याल में PSL के सारी जो फ्रेंचाइज हैं उनको ज़रा क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि पीपल कैन पुट देयर माइंड इनटू क्रिकेट मोर अदर देन एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड। पेशावर सीम्स द मोस्ट बैलेंस टीम, लेकिन कराची भी अच्छी दावेदारी ठोक रहा है। और अब सिचुएशन इस वक्त यह है कि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स जो है वो इस वक्त इज़ इन हॉट वाटर्स, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन हो चुका है। होटल का एक कंट्रोवर्सी आ चुकी है, बॉल के साथ छेड़ाखानी एंड ऑल दैट। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, थैंक यू सो मच सर। फवाद भाई, ये जो अब तक सारा मामला हुआ है,
हम क्रिकेट की तो अब तक कम बात की, लेकिन उससे जुड़ी बाकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। व्हाट्स द अपडेट अभी तक के लाहौर वाले मामले पे? फ़खर जमान के साथ जो कुछ हुआ है, आई मीन आउट ऑफ एवरीवन, आउट ऑफ ऑल अदर थिंग्स, फ़खर जमान, जब ये चीज़ पहली बार सरफेस हुई थी, क्या आपको भी यकीन आया था कि यार फ़खर जमान ऐसा कर सकता है? सर मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है और क्यों किया है। इतनी क्रिकेट सबने खेली हुई है और आप उससे कोई ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। Yeah. मतलब मैं समझ में नहीं आया मुझे कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि ये इससे पहले अगर आप कहें तो स्टीव स्मिथ और कितने बड़े बड़े नाम इस चीज पे आए हैं, उस पे भी अगर सोचा जाए तो वो ये कर सकते हैं या किया है। बट अभी देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या आती है बात, फिर ज्यादा हम बेहतर तरीके से इस पे बात कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक चीजें वाजे नहीं हुई हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि नाम आ रहे हैं, वीडियो में भी चीजें नजर आ रही हैं। बट बात उस वक्त और क्लियर हो जाएगी कि जब इसका नतीजा आएगा कि क्या सजा दी गई है और कौन फवाद भाई, आज के इसमें। मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा इस हवाले से सवाल है कि क्या आपको लगता है, कल आपने देखा होगा कि कामरान अकमल का भी ट्वीट आया एंड ही हैड अ फीलिंग कि इस पर शाहीन शाह अफरीदी को भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि हारिस का ओवर था तो हारिस को भी इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए लाना चाहिए। फिर एक बात ये भी समझी जा रही है कि कभी भी कप्तान की रजामंदी के बगैर टेम्पर की नहीं जाती बॉल, और वो भी जब खुद एक बैटर हो। बॉलर्स कैन यूज़, उनको अपना अगर यूज़फुल करना है तो वो, और आपस में एक ग्रुप होता है बॉलर्स का, वो कर सकते हैं शायद बॉल टेम्परिंग, लेकिन एक बैटर आया स्पेशली, उसने बॉल टेम्पर किया। डू यू थिंक इस पर शाहीन भी इन हो सकते हैं? देखिए सादिया, मसला सारा ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए थी और ये दुनिया भर के मुल्कों में भी हुई है और लीग में भी होती है। ठीक है, इस पे बहस बनती है, चीजें निकलनी चाहिए और कोई अच्छी चीज नहीं है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाहिद मुल्क हैं जो अगर कोई ऐसी चीज हो जाए तो हमारे साबिक क्रिकेटर जो इस खेल से ही कमाते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि ऐसी ऐसी चीजें ले आए और ऐसा ऐसा कुछ कर दें कि दुनिया भर में नेगेटिव तौर पे जरूर बात फैली जा सके। वक्ती तौर पे हमें फायदा जरूर होगा, व्यूज मिल जाते हैं और व्यूज के लिए, और ये ज्यादा आसान काम है व्यूज लेने के लिए। अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है उस पर बात करके कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो ज्यादा मसाला ज्यादा बिकता है। बट हम थोड़ा सा ये नहीं सोच रहे होते कि अपनी इस लीग को हम और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे हम भी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो ये बड़ी खास क्वालिटी है पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स की कि वो कोई भी आसरा, कोई चीज जाने नहीं देते, मतलब अपने व्यूज के लिए। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। अब तक की जितनी जो हुई है PSL, मेरी तो रिजर्वेशन इस पे भी है कि भाई 4 दिन के बाद ही आपने 5वां दिन रेस्ट कर दे दिया। आई मीन कम ऑन, आप जब compete कर रहे हैं पूरी दुनिया से, आप देखें बराबर में धड़ाधड़ मैचेस हुए जा रहे हैं और हमने 5वां दिन रेस्ट दे रखा है। पता नहीं कौन जीनियस है इस वक्त जो ये सारे फैसले ले रहे हैं। चलिए, लेकिन ले ही लिया है। अब कौन सी टीम सर आपको इस बार अब तक के मैचेस के नतीजे में बैलेंस साइड लग रही है? फैसल कराची ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक अगर आप देखें, और टीम भी उनकी काफी बेहतर लग रही है। आप अगर बॉलिंग में देख लें, बैटिंग में देख लें, बट ओवरऑल मैं आपको सच बताऊं, क्वालिटी जो क्रिकेट की है ना, वो मुझे पिछली PSL से अभी तक, हो सकता है आगे चल के बेहतर क्रिकेट देखने को मिले, वो इतनी खास नजर नहीं आ रही। अच्छा। और जो एक मिडिल ऑर्डर में हम पाकिस्तानी बैटर की तलाश में हैं, मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। जो भी लड़के आ रहे हैं वो ओपन में परफॉर्म कर रहे हो। आपको याद होगा शामिल हुसैन पे बड़ी बहस हुई थी, तो उसने भी ओपन कर दिया। मैं पाकिस्तान का झंडा लिए अकेले खड़ा हुआ था और उस वक्त भी जब बताया जा रहा था कि जी टेक्निकली पैर इधर नहीं आता, हाथ नहीं इधर ही आता, तो अभी तक तो उस बच्चे ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो बाकी मुझे सच अभी तक कोई नजर खास प्लेयर नहीं आ रहे। अभी टाइम भी स्टार्ट हुआ है, और साथ साथ जो आपने बात की कि इतनी जल्दी हमने
गैप भी ब्रेक दे दिया। दिया और बगैर तमाशाइयों के तो सारी चीजें तो चल ही रही है ना। अच्छा, मेरा कहना है कि अगर चलें पूरा नहीं है तो 25% 30% तमाशाइयों के साथ तो हो सकता है ना मैच, अगर इस तरह से प्लानिंग हो जाए। यस। क्योंकि बगैर बिल्कुल फीका लग रहा है, और अगर हमने इतनी जल्दी में ही कराना था तो फिर बेहतर ये था कि हम थोड़ा सा आगे ले जाते। हालात सही। मुश्किल जरूर हैं ओवरऑल दुनिया भर में और हमारे मुल्क में भी, तो ये अब जब कर दिया है तो फिर तो आपने पूरा प्रॉपर तरीके से ही करना पड़ेगा। राइट राइट राइट। अच्छा, आज के मैच के हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? इस्लामाबाद हमेशा से हर पीएसएल में हमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नज़र आती है। इस दफ़ा आते ही अपना पहला मैच वो हार गए। पेशावर, जैसे कि फैसल भी कर रहे थे, कि मोस्ट बैलेंस साइड लग रही है सो फार। आज के मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस है और आपके प्लेयर्स कौन से हैं आज के मैच के लिए जिनको आप अच्छा खेलता देखना चाहेंगे? देखिए, आप इस्लामाबाद का एक रिकॉर्ड रहा है जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है, बेहतरीन टीमों में से एक है। उनकी माजी की परफॉर्मेंस देख लें, पेशावर ज़ल्मी थोड़ी सी बेहतर लग रही है मुझे। अब लेट्स सी, प्लेयर बाबर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, बट देखना ये है कि वो अब ओपन कर रहे हैं और उन पे भी प्रेशर है फैसल, उन्हें डिलीवर करना है, उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और वो अपने नंबर पे खेल रहे हैं। तो वो किस तरह से खेलते हैं, सही। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस पे बात ना हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कोई शो नहीं हो सकता। और उनसे एक्सपेक्टेशन भी ऐसी है कि अगर आपकी एक बेहतरीन हाँ। खिलाड़ी है और जिनसे सवाल हो रहा है, और देखें हुआ वही आउट हुए, लेकिन वो खब्बे स्पिनर पे ही हुए, लेफ्ट हैंड लेग स्पिनर पे। तो देखना ये है कि इस्लामाबाद क्या करता है, बट उम्मीद ये है कि मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस पीएसएल में बाबर को उस खोल से निकल के आना चाहिए जो उन पे प्रेशर जरूर फवाद है भाई, कि वो आपने, deliver नहीं कर। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ, बट आपने क्योंकि बात की तो उससे एक सवाल जहन में आ गया कि आपने बात की कि बाबर को अपने खोल से निकलना होगा। पिछले मैच को एनालाइज करें बाबर आजम के, तो उन्होंने पावर प्ले में 30-31 रन कर दिए 11 ऑड गेंदों पे, और आगे की 11 गेंदों पे 12 उन्होंने, गेंदों पर हाँ, 7-8 रन। 8-9 रन किए। चीज़ें क्लियर हैं बहुत कि दायरा खुलते ही बाबर फंसना शुरू हो जाते हैं, और स्पिनर आ जाए तो फिर वहाँ तो फिर काफ़ी कच्ची हो जाती है। हर बैट्समैन का ना एक रिलीज शॉट होता है, यू नो। अब इन आर टाइम्स मुझे तो रिलीज शॉट के मामले में मोइन खान याद आते हैं कि कोई भी कहीं भी फंसे बंदा, और हम अपनी कराची की स्लैंग में ही यूज कहते थे, भाई झाड़ू फेर दे, झाड़ू फेर दे। तो वो स्वीप ना, बाबर आजम डजंट गो फॉर स्वीप्स, बाबर आजम डजंट गो फॉर रिलीज शॉट, या फिर जो इंतजाम थे ये अपना फ्रंट फुट आगे निकाल के और लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे एक सिंगल, दैट इज थिंग। जहाँ स्ट्राइक रोटेशन खत्म हुई, बाबर ने फंसना शुरू कर दिया। क्या करे बाबर आजम, और कोई बताने वाला है नहीं उसको। अब बाबर आजम को भी कोई बताए तो क्या बात है, माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली है, प्रोफेशनल है। बट मैं तो आखिर में यही बात करूंगा, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे इस पीएसएल में। लेकिन जो आपकी बेस है, जो आपकी क्रिकेट है, जब तक वैसे नंबर यही बस छोटी क्रिकेट में फंसते हैं। आप जब लंबी वाली करेंगे, लंबी खेलेंगे 4 दिन वाली, इसमें ना कोई वो तरीकाकार नहीं है ये कि अगर आपको आके कोच लगा नेट पे करा दे, इस तरह सरवाइव कर नहीं सकते आप। सही सही। तो वो वाली, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि फवाद भाई के डॉक्टर ऑल्सो नीड डॉक्टर्स व्हेन दे नीड टू काइंड ऑफ गो फॉर एनी मेडिकेशन। तो ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ जाती है। प्रॉब्ली बाबर को भी कोई हेल्प कर पाएगा। आपने इससे अर्लियर जिक्र किया कि अभी फिर हमें मिडिल ऑर्डर में कुछ नज़र नहीं आ रहा। शामिल का भी आपने जिक्र कर दिया कि वो भी अब ओपनर ही खेल रहा है। द प्रॉब्लम विद अस इज कि जी देखिए, डोमेस्टिक से हमारे पास क्रिकेटर्स आते नहीं हैं। जो हमारे बच्चे प्लेयर्स हैं, यानी अंडर 19s के जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको हम गायब कर देते हैं। नाउ ऑल्सो हम नहीं देख रहे उतने ज़्यादा। साद वगैरह को मैंने देखा कुछ करते हुए। आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या पीएसएल में इस दफ़ा जो नाम रखे गए हैं यंग प्लेयर्स के, उनको इस्तेमाल किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि सम ऑफ द टीम्स हमें रिलक्टेंट नज़र आ रही है। कोयटा हमेशा की तरह रिलक्टेंट नज़र आ रही है हमें। देखिए सादिया, मिडिल ऑर्डर में आपके जो भी खिलाड़ी आते हैं ना, हम ओपनर्स को लेते हैं, 7 भी ओपनर हैं। खेल वो मिडिल ऑर्डर, आप देखिए परफॉर्म कहाँ किया है, फिर हम उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। तो वो एक इशू आ रहा है सादिया। आप और फैसल देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बट आप देखिए जो हमारे परफॉर्मर्स हैं ना, वो भी फंस रहे हैं। ये एक थोड़ी परेशान कुन बात ये है
कि जो लड़के परफॉर्म करके भी आ रहे हैं ना, वो फंस रहे हैं। वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे। फॉरेन प्लेयर्स जिस तरह से आके खुला खेलते हैं ना, वो उस तरह से नहीं खेल रहे। अब अब्दुल्ला फजल, आप मुझे बताइए, इतना टॉप परफॉर्मर है, ओपन करके आया है, आप उसे जी 6 नंबर 7 नंबर पे खिला रहे हैं, रिजवान ओपन कर रहा है। तो मतलब हम या तो ना खिलाएं ना। मेरा सवाल ये कि जो तो वाकई लड़के जहाँ हमारा करके डिलेमा आए भी हैं, तो है जिनका ना, हमें लंबी बारी भी करनी है। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है और उस आपका। हाँ और और उसमें 20 ओवरों में आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है कि हर कोई ओपनर ही आना चाहता है निचली सतह पर। यानी आप गली क्रिकेट, क्लब क्रिकेट में हर कोई ओपनर ही का नंबर लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है ये ऐसी बारी है, मैं इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा, मुझे टीम में शमूलियत मेरी नहीं तो बरकरार आसान रह है। सकेगी। तो उसमें ये भी जोड़ लेना फवाद भाई आसान है कि ना। अगर 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 तो देखें, अगर मैं 20 पे 50 कर रहा हूँ, मैं 25 पे 60 कर रहा हूँ, और मुझे अगर ओपनर नहीं दिया जा रहा तो मेरा बनता भी है। रिजवान की पहली मैच की इनिंग्स बनती है उनकी, मतलब मैं जिद्दी हूं तो मैं करूंगा ही ओपन। अबे कम ऑन यार। अब वही चीज सऊद शकील, आपका ओपनर नीचे खेल रहा है, सऊद भाई जो है वो ओपन कर रहे हैं। आई मीन कम ऑन, दिस इज बैड। अच्छा, मेरी समझ ये नहीं आ रहा फैसल कि ये वो लड़के हैं जिन्हें पता होना चाहिए पाकिस्तान में जगह तो मिडिल ऑर्डर में ही खाली है। जी ओपनर में तो मतलब आप कितने ओपनर्स हैं कि आप किसी को भी खिला सकते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में कैसे? मुझे अफसोस पता है क्या, जैसे साउथ का आपने नाम लिया, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन रेड बॉल का खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी। यस अरे भाई, सिर्फ छक्कों से क्रिकेट नहीं होती। आसिफ मुश्तबा और कितने मैं आपको खिलाड़ी निकाल दूं मिडिल ऑर्डर में, सलीम मलिक, ये चौकों से रन करते थे और स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रहता था। ये हमारी एक नई चीज आ गई है कि जी आप हार्ड हिटिंग अगर छक्के नहीं मार सकते तो मिडिल ऑर्डर में आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। अरे भाई, आप चौकों से और सिंगल डबल से खेल के अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रख सकते हैं। जावेद मियांदाद कितने छक्के मारते थे। राइट राइट बट राइट। और वो ये जो अब फैसल उसके रिलीज लिए शॉट की बात कर रहे हैं, रिलीज पर आपको चौका छक्का हर दफा नहीं मिलता। आपको अपनी स्ट्राइक रोटेट करके Get ही off the आप थोड़ा सा crease. प्रेशर रिलीज करवा पाते हैं, एंड एवरी बट टाइम आप या जी जी भी फैसल सादिया, आप देखिए, रिलीज शॉट नहीं होता, आपको सिंगल लेने नहीं आते। यस यस सिंगल एक ऐसी चीज है कि जो आपको दूसरी तरफ ले जाती है। जब आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो फिर अगली बॉल में बॉलर पे भी प्रेशर आता है ना। जब आप डॉट बॉल खेलते रहते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं, हो तो बड़ा खुश हो रहा होता है। तो सिंगल निकालना सबसे बड़ा एक फन है जो हमारे यहाँ से गायब हो गया। हम चौके छक्के या डॉट खेल रहे हैं, सिंगल्स कितने निकाल रहे हैं। और वो आपको आता है रेड बॉल से, या हमारी वनडे क्रिकेट एक सिर्फ 50 ओवर्स का पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है 50 ओवर्स का, वो भी डिपार्टमेंट की क्रिकेट में। रीजनल क्रिकेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो होता ही नहीं है। अब आप कहाँ सीखेंगे सिंगल निकालना। ओके ओके। अच्छा फवाद भाई, जस्ट वन लास्ट थिंग। अब मैंने आपसे ये तो पूछा कि आपको बड़ी कौन सी तगड़ी लग रही है, लेकिन वो भी तो बताते जाएं कि कौन सी ऐसी टीम है जो लग रहा है बॉस बहुत सबसे हल्की मेहनत टीम है। करनी पड़ेगी, और मुझे तो लग रहा है अपने शहर के पड़ोस वाली टीम है। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। उस टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़ी ही दुआओं के साथ सिंध की एक और टीम आई है, हैदराबाद। यस And यस यस मेरे ख्याल से तैयारी तेज करनी पड़ेगी, बेहतर होना पड़ेगा। उम्मीद है कि वो बेहतर करें। देखिए, सारी टीमें अगर बेहतर करती ना, तभी इवेंट में मजा आता है, टूर्नामेंट जरा बेहतर होता है। कोई एक आध टीम जल्दी अगर खराब परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे और ना जीत, हारती चली जाए, तो फिर ये होता है कि जी एक टीम तो बाहर हो गई। तो अब Right. जरूरी ये है कि अब हैदराबाद कराची वापस आ रही है, सिंध में आ रही है, तो सिंध में उम्मीद ये है कि बेहतर करेगी। और मुझे अब एक चीज लगती है कि शायद शर्जील खान आपको मिडिल ऑर्डर के रोल में नजर आए, लो क्योंकि शर्जील खान मिडिल ऑर्डर में वो लोग फंस रहे हैं। और मेरी जो इत्तलात हैं और जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद शर्जील खान को मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया जाए। लबुशेन के लिए फवाद भाई, आपको सादगी और लगता है उसको शर्जील कुछ कप्तानी में मदद की जरूरत है, दैट कैन हेल्प हिम? हाउ डू यू फील हिम एज अ कैप्टन फॉर द टीम? देखिए, हमने जो ये बाहर के प्लेयर्स को कप्तान बना दिया है ना, तो ये इस जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। And हमने ऑस्ट्रेलियन एक खिलाड़ी लबुशेन को हम लेके आ गए हैं। अब T20 में हमें देखना होता है, नाम तो उनका रेड बॉल में पड़ा है ना, अब वो किस तरह से डिलीवर करते हैं। वो भी वही वाला हो गया जो हम और फैसल और सादिया बात करते थे, बैट्समैन लाए, बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो है। हाँ। तो उन्होंने भी यही सोचा कि वो लेग स्पिन अपनी पूरी करे, बैटिंग में अभी तरह से उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो
देखिए क्या होता है I think a lot से to मुझे pick up. Yes, a lot to pick up for Hyderabad. Thank you so much, Fawad bhai. It was a pleasure having you on the show. और आज का बड़ा मैच है अहम, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. तो एवरीवन विल बी लुकिंग एट बाबर और बहुत सारे लोग देख भी रहे थे शादाब कैसे परफॉर्म करते हैं. वेल, इसी के साथ एक ब्रेक ले, दोबारा हाजिर होंगे इसके विकास. वेलकम बैक. हम ये सोचते हैं कि कब ऐसा दिन आए कि हम ये कहें कि नाज़रीन, कराची के हवाले से एक अच्छी खबर होती है. अच्छी खबरें ऐसा नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हम डिस्कस कर रहे होते हैं कराची के मसाइल, क्योंकि वो है ही ऐसे. देखिए, एक मसला नहीं है, आवारा कुत्तों का मसला भी है, यहाँ पे दीगर इश्यूज़ भी हैं, स्टार्टिंग द थिंग विद द स्ट्रे डॉग्स. और ये अब एक संजीदा अवामी सेहत का बहरान बनता जा रहा है. अब शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ आवारा कुत्तों के काटने के वाक़ात मुतवातिर पेश आ रहे हैं और सूबे भर में सख्त-गज़ीदगी के वाक़यात दर्जनों या सैकड़ों नहीं है, हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. और फैसल, अभी आप देखिएगा कि जब बच्चों की जून जुलाई की छुट्टियां होंगी तो बच्चों को जो वाक़यात हैं उनमें बच्चों की इजाफा ज़्यादा हो जाएगा. यानी कि आपको ऐसे वाक़यात ज़्यादा मिलेंगे जिसमें बच्चों को कुत्तों ने काटा हुआ होगा. और उसकी वजह ये होती है कि बच्चे आमतौर पर आपको फिर दोपहर में या इस तरह से घरों से बाहर नज़र आएंगे और ये वाक़यात बढ़ जाएंगे. एंड इन 10 years ऑफ माई जर्नलिज्म का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही देखा है कि ये पैटर्न अब हमें याद हो गया है कि किस तरह से ये जैसे वार्मर वेदर आते हैं और इस तरह के कुत्ते के काटने के वाक़यात बढ़ते चले जाते हैं एंड देन जून जुलाई में और बढ़ जाते हैं एंड इवेंचुअली हमें रेबीज़ के वाक़यात नज़र आते हैं. लेकिन वो सही नहीं होते, हर दफ़ा नंबर बढ़ ज़रूर जाते हैं. लेकिन ये एक मसला है. दूसरा मसला फैसल, जो हमने वाक़या पेश आया गटर में बच्चे के गिरने का, एक और वाक़या पेश आया और मेहमान या, और ये एक ऐसा वाक़या है जो वही वाली बात मैं कह रही हूँ कि आपके इतने वर्क एक्सपीरियंस में आपको हर रोज़ कोई ना कोई इलाका ऐसा कराची का ज़रूर मिलेगा जहाँ पर कोई बच्चा, कोई खातून, कोई बड़ा, कोई मर्द, कोई बुजुर्ग किसी गटर में गिर जाएंगे. कहीं पर ये वजह होगी कि गटर का ढक्कन नहीं है, कहीं पर ये वजह होगी कि गटर के ढक्कन ना होने के साथ साथ वहाँ पानी इतना मौजूद होगा कि आप गेस ही नहीं कर सकते कि ये मैन होल खुला हुआ है. अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र आज हमारे साथ मौजूद हैं. मुनिम साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. मुनिम साहब, मैं आगाज़ करूँ सख्त-गज़ीदगी के वाक़यात से. एक कोई इसके पीछे एक कोई अवामिल नहीं है इसके पीछे, बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं. अब इसमें वेस्ट मैनेजमेंट का ना होना, शहर में कचरा होना एंड ऑल दैट. लेकिन ये सख्त-गज़ीदगी जैसे वाक़यात, और चलिए ये तो कुत्ते ने काट लिए, दिस इज़ वन थिंग. उसके बाद इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी एंड ऑल, क्या सिचुएशन है? और हमेशा से सिंध हुकूमत का फिर ये दावा सामने आता है कि भाई दीगर सूबों में भी तो होते हैं, तो वहाँ पे तो चीज़ें क्यों रिपोर्ट नहीं होती, और यहीं पे हमें तनकीद का निशाना बनाने के लिए चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं. योर से ऑन दिस सर. देखें, बात यह है कि गुज़श्ता साल सूबा सिंध में 2,88,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं. ये आदाद-ओ-शुमार वो हैं कि जो खुद सरकार जारी करती है कि 2,88,000 88,000 जो है वो लोगों को कुत्ते ने काटा है, बच्चों को काटा है, बच्चों को वगैरह वगैरह ना. अब इस साल भी हज़ारों की तादाद में वाक़यात सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए हैं. कराची के 3 बड़े अस्पतालों में, सिविल, जिना और इंडस अस्पताल में ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, हज़ारों की तादाद में. और 2 दिन पुरानी ही बात है कि किसी लियारी में किसी जगह पे एक बड़ी उम्र के कोई 40-45 साल की उम्र के एक साहब थे, उनको जो है कुत्ते ने काटा और वो उनकी डेथ हो गई. और पिछले साल भी कोई 22 के करीब अमवात हुई है कुत्ते के काटे की. अब सवाल यहाँ ये होता है कि हुकूमत क्या कर रही है. हुकूमत का काम ये रेबीज कंट्रोल वाला काम है. इसका काम ये है कि कम से कम लोगों के पास, लोगों को जो है वो जो इसके इंजेक्शन होते हैं, वो जो है, जो वैक्सीन होती है इसकी, वो अवेलेबल हो. वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट अलग अलग होते हैं. फिर पहले ये निज़ाम होता था कि जो स्ट्रे डॉग्स होते थे, इनको जो है वो इनके लिए स्पेशल कुछ गोलियां वगैरह आती थी, इनको खिला दी जाती थी, जिसके नतीजे में एक तो ये मसला था कि डेथ हो जाती, मतलब ये मर जाते थे. अब उसके हवाले से भी बहुत से जो एनिमल राइट्स के लोग हैं वो भी सामने आ गए कि भाई कुत्तों को नहीं खिलाना चाहिए है. तो भाई वे आउट क्या है, ये सरकार बताएगी ना. ये सरकार बताएगी ना कि क्या रास्ता क्या है जिसके नतीजे में जो है वो इंसानों को बचाया जा सके, बच्चों को बचाया जा सके. गली महलों के अंदर जिस तरह कुत्ते घूम रहे हैं,
मोनू साहब, आपको नहीं दूसरे- लगता कि आपकी पार्टी की तवाना आवाज़ वे आउट दे सकती है, इसके ऊपर आवाज़ बुलंद कर सकती है? मीडिया कंसिस्टेंटली, हमारी मेरे ख्याल में पिछले महीने इस मामले पर बात हुई है, 2 दफ़ा हम ये या 3 दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि ठीक है क्लिनिक्स मौजूद होंगे रेबीज़ की वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर के लिहाज से वो क्लिनिक और उनकी एक्सपर्टीज़ कम है। वे आउट अगर एक पॉलिटिकल लीडर कहेगा कि इसका वे आउट क्या है, तो फिर आवाम किसकी तरफ देखेंगे मोनम साहब? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि करना तो सरकार को है ना, कि जिसके पास इख्तियार भी है, जिसके पास वसाइल भी हैं, उनको अपना ये काम अंजाम देना कि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लोगों के आप लोगों के जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मतलब नहीं कर पा रहे, ये इसको रियलाइज़ करना चाहिए ना। अब पीपल्स पार्टी 17 साल से ज़्यादा हो गया, 18वां साल है सूबे के अंदर। ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये तो लेम एक्सक्यूज़ है कि फ़लाने सूबे में हो रहा है तो उससे मुकाबला किया जाए। भई बात ये है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आप उसके लिए जवाबदेह हैं। जी। कहीं और क्या हो रहा है, ये अलग एक मैटर है ना। तो इसमें तो देखें, बुनियादी बात यही है कि हुकूमत को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए है। हम इस पे बात करते रहे हैं, लेकिन इस शहर का मसला कोई एक मसला तो नहीं है जो आप पहले भी बात कर रही थी। इस शहर के बेशुमार मसले हैं। अब आप देखिए, अभी ईद का मौका था, ईद से 3 दिन पहले और ईद के 3 दिन बाद पूरी सूबाई हुकूमत छुट्टियों पे गई हुई थी। शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर थे। कचरे के ढेर में खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ शहर के अंदर जगह-जगह कचरे के ढेर पड़े हुए थे। ठीक। अब हू इज़ रिस्पॉन्सिबल? आपने सिंध अच्छा सॉलिड मोनिब वेस्ट साहब, हमारी मैनेजमेंट बात बोर्ड हुई थी, पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ ईद के फ़ौरन बाद मौजूद थी और उन्होंने ये कहा कि जी ये जो छुट्टियां हैं ईद की वो तो जमात इस्लामी ने हासिल कर ली और उनके इलाकों में सारा कचरा पड़ा हुआ था। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है, ये नहीं, गटर देखिए- में बच्चा गिरने के वाक़या, मैं ये दूसरा सवाल मुकम्मल कर लूँ फिर आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। गटर में बच्चे के गिरने का एक और वाक़या भी हुआ है। अब आप भी इस शहर के स्टेक होल्डर्स हैं, आपके अंडर भी यूसीज़ आ रही हैं, खबरें यही आ रही हैं कि जो यूसीज़ आपके अंडर हैं वहाँ भी मामलात कोई बहुत आइडियल नहीं है। देखें, पहली बात का मैं जवाब आपको दे दूंगा सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है, ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आता है ना। ये कौन से टाउन और यूनियन काउंसिल के अंडर में आता है? इवन पीपल्स पार्टी की टाउन और यूनियन काउंसिल के अंडर में भी नहीं आता। आपसे मुराद पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जो 18 साल से बरसर इक़्तिदार है, कोई इनसे पूछे ना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर क्यों नहीं करते? इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम का जो बुनियादी चीज थी वो यही थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा, जमहूरी इदारों को निचली सतह पर जो है लोगों को एम्पावर किया जाएगा, वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई अगर जमात इस्लामी की यूनियन काउंसिल हो या टाउन हो, कचरा उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने हाथ में रखी हुई है, वाटर एंड सीवरेज आपके अपने पास है। इसी तरह मेन होल कवर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेन होल कवर यूनियन काउंसिलों को और टाउन को प्रोवाइड करे। मैं इसके बावजूद ये बात कहूंगा कि जमात इस्लामी के 9 टाउन ने पिछले 2.5 साल में हमने कोई 35,000 मेन होल कवर, इसके बावजूद कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराह रास्त नहीं है। ये वाटर एंड सीवरेज की जिम्मेदारी है कि वो यूनियन काउंसिलों को प्रोवाइड करे। वो यूनियन काउंसिलों को प्रोवाइड करने में नाकाम हो गए हैं, जिसके नतीजे में पिछले साल 27 वाकयात हुए हैं कराची में, जिसमें बच्चे भी गिरे हैं, बुजुर्ग भी गिरे हैं गटरों में और गटर में गिर के जान दे रहे हैं। तो हुकूमत अगर ये भी ना कर सके कि मेन होल कवर दे सके, कि तो हमने 35,000 के करीब मेन होल कवर बनाकर अपनी यूनियन काउंसिल में लगाए हैं, जिसके नतीजे में आप देखें पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 5 टाउन हैं। इन 5 टाउन में जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं। यहाँ वाकयात बिल्कुल 0 वाकयात हैं। हम खुद इस पे अब समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सबके बावजूद भी हमें लोगों चाहिए इस कवर बनाए हैं, वरना हम छोड़ देते सरकार पे, जिसके नतीजे में कुछ भी नहीं होता, लोग अपनी जान से जाते। और यही सब कुछ इस वक्त शहर के साथ हो रहा है कि शहर जो है वो ना कचरा उठता है, ना सीवरेज के मसाइल अलग हैं, पानी शहर के 50% इलाके के अंदर पानी मौजूद नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं फैसल, हम सब कराची वाले रोज़ ही इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि कराची का कोई एक मसला हमेशा के लिए शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक अगेन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताना ये चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर्स अफराद की पहचान, उनके हकूक़, उनकी कामयाबियों को सराहने के लिए दिन मनाया जा रहा है और आज है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स डे ऑफ विजिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, उनके टैलेंट को, उनके स्किल को, उनकी मौजूदगी को, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया जाए और उनके लिए भी बराबरी के साथ वो मौके फराहम किए जा सकें ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मेक श्योर कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी के लिए और सोसाइटी में भी अपना किरदार अदा कर सकें। मुझे इस दिन के जो नाम है अंग्रेज़ी, उसमें जो लफ्ज़ है विजिबिलिटी, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे माशरे की हकीकत है और हमारे आस पास हमारे बराबर में ये हैं, लेकिन इनके होते हुए इनको हम झुटला देते हैं, इनकी हकीकत को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो आज हमारे मेहमान हैं उन्होंने ये साबित किया है कि वो ना सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं बल्कि इक्वल मौके दिए जाएं तो फिर वो किसी से कम नहीं है, वो आउटशाइन भी कर देती हैं बाकी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को। तो विदाउट फर्दर रिड्यू मैं इनवाइट करना चाहूँगा ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट एडवोकेट निशा राव आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमें बड़ी खुशी है कि आज आप तशरीफ़ लाई हैं। ओके, सबसे पहले आज के दिन के हवाले से हमारे माशरे में इसको जिस निगाह से देखा जाता है, जिस तरह से देखा जाता है, वो चीज़ तोड़ के आप आईं और आपने एक मुश्किल शोबा इख्तियार किया, मुश्किल शोबा अपनाया और अब आप लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। आपकी अपनी जर्नी, आपका अपना सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलात से आप होती हुई सामने आई हैं, पहले ज़रा लोगों को ये तो बताएं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि आप लोगों ने आज का दिन ख्वाजा सराओं की जो पहचान का है इसको याद रखा और मुझे इनवाइट किया। मैं पिछले साल आई थी, जब मुझे रात में कॉल आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारी सोसाइटी में कुछ चंद लोग हैं जो ख्वाजा सराओं के राइट्स पर काम करते हैं या उनको याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें कि मेरी स्ट्रगल नहीं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर ख्वाजा सरा की स्ट्रगल बहुत टफ़ है। क्यों? हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस नहीं है, हमारी फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरी कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वो कम्युनिटी के लिए राइट्स पर काम कर रहे हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन उनकी अपनी फैमिलीज़ में एक्सेप्टेंस नहीं होती। रिसेंटली अभी ईद गुजरी है, ख्वाजा सराओं की मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ईद का दिन होता है बहुत बुरा दिन होता है। वो इसलिए होता है कि आइसोलेट होते हैं, मेजॉरिटी ख्वाजा सरा आइसोलेट होते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ में नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते, अपनी जो खुशियाँ हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सराओं को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आपकी अपनी जो कम्युनिटी है, ज़ाहिर है मुझे पता है जब फैमिली से आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो जो भी चाहे वो कोई फलाही इदारा है या किसी भी गुरु के पास आपको जहाँ भी शेल्टर मिल जाएगा आप वहाँ पर चले जाएंगे। वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट में वक्त के साथ साथ चेंज होते हुए देख रही हूँ। अब बहुत सारे ख्वाजा सरा हैं जिनको मैं देखती हूँ, वेरी वेल एजुकेटेड और वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पहले ये होता था कि ख़ुद फाइनेंशियली इतना मुश्किल होता था आपकी कम्युनिटी में किसी एक को भी तालीम दे देना और उसको किसी नहज पे पहुंचा देना। अब क्या है, क्या अब तालीम हासिल करना वैसा ही है जैसे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले था, या अब चेंज हो गया है? कितना मुश्किल है, कितना आसान है कि अगर कोई ख्वाहिश का इजहार करे कि मैं पढ़ना चाहती हूँ या मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो उसको मौका मिल जाए? देखें कि तालीम हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो ख्वाजा सराओं को ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि ख्वाजा सराओं के पास जॉब्स नहीं है, कोई उनके पास बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई स्टेपन नहीं है, स्किल डेवलपमेंट इस तरह के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं हैं कि ख्वाजा सरा स्किल्स लें, जॉब्स करें, सोसाइटी में लोगों के शाना बशाना रिस्पेक्ट के साथ काम करें, ये नहीं है। हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा बैरियर्स हैं, ख्वाजा सराओं के पास ऑप्शन ही नहीं है। ख्वाजा सराओं को ट्रांस टैबू है सोसाइटी, देखा जाए तो वाइट कॉलर जितने भी लोग हैं ख्वाजा सराओं से नफ़रत करते हैं। उनको समझते हैं कि या तो ख्वाजा सरा बैगिंग करेंगे या डांस करेंगे या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। क्यों? ख्वाजा सराओं के लिए ऑप्शंस आप लोग रखेंगे तो ख्वाजा सरा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन तो बहुत दूर का काम है। हाँ, जो ख्वाजा सरा पढ़ते हैं, मैं बोलती हूँ बहुत स्ट्रगल करके पढ़ते हैं,
बहुत मुश्किल से समझता कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एजुकेशन हासिल करते हैं। अगर वो एजुकेशन हासिल भी कर लें तो सोसाइटी में फिर भी उनको वो मुकाम नहीं मिलता। नहीं, मुझे ज़रा बताइएगा, मैं ठीक है, ये स्ट्रगल ना एक बहुत ऐसा लफ्ज़ है जिसमें सब कुछ बंद हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा फैलाएं आपकी अपनी स्ट्रगल। पढ़ाई करनी थी, स्कूल जाना था, स्कूल जाकर ऑब्वियसली लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आपका अंदाज बात करने का, आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये स्ट्रगल क्या है, क्या चैलेंज होता है? सबसे पहले तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। एक मर्द और एक औरत के दरमियान एक ख्वाजा एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों? सबसे पहले तो आप लोग यही एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं है कि हमारे दरमियान एक थर्ड जेंडर भी हो। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, कॉलेजेस में देखें, तो ख्वाजराओं को तो पहले एडमिशन मिलता ही नहीं है। अगर एडमिशन मिल भी जाए तो बहुत गैप होता है स्टूडेंट्स के दरमियान। बच्चे इतनी जल्दी ख्वाजराओं के साथ फ्रेंडली नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अक्सर हकारत की नज़र से देखते हैं लोग। वो ये समझते हैं कि ख्वाजा कोई जानवर है, उनसे उनकी स्टोरियाँ सुनते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं। हाँ, टीचर्स का कुछ रोल्स अच्छा होता है, वो भी बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं कि जो ख्वाजा बच्चे को समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं समझती हूँ कि ख्वाजराओं के लिए एजुकेशन करने में निशा, मुझे ये बताइएगा क्या निशा, आपने लॉ का रास्ता चुना, यस, यही चुनना था या फिर इसके पीछे आपका क्या मोटिव था? और जब आपने ये चुना है, बहुत सारे लोग स्पेशली योर कम्युनिटी, अब उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई क्योंकि ये इन्होंने कानून पढ़ा है, इन्हें कानून पता है, तो हमारे लिए कानूनी रास्ते हमवार करेंगी। देखें कि मैं जब एजुकेशन कर रही थी, यूनिवर्सिटीज़ में थी, तो मेरे फ्रेंड्स थे वो वकालत की तरफ जाना चाह रहे थे, तो मैं कम्युनिटी में रहती थी। आए दिन ख्वाजराओं को इश्यूज़ होते थे, पुलिस स्टेशन जाना, हॉस्पिटल जाना। मैं तो मैं पढ़ रही थी, तो मेरे आसपास जितने भी ख्वाजरा थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं उनकी हेल्प करती थी। पुलिस स्टेशंस में भी हेल्प करती थी और मैं हॉस्पिटल्स में भी हेल्प करती थी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर आप वकील बन जाएंगी। मैंने बोला मुझे इतना शौक़ नहीं है वकालत का और मुझे इतना सूझबूझ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन की तरफ आएँ लॉ की। तो फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवाया। अच्छा, मैं बताती हूँ कि जब मैं SM लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो पहले साल मुझे किसी भी स्टूडेंट लड़के ने या लड़की ने दोस्त नहीं बनाया। क्यों? लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी। क्यों? कभी ऐसा हुआ ही नहीं है ना कि एक लॉ कॉलेज हो, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ पढ़ते हो, एक ख्वाजा का भी एडमिशन हो, वो भी पढ़े। ये चीज़ें मेरे लिए टफ़ थी। लेकिन जब मेरा लॉ हो गया, मैं एज ए एडवोकेट इनरोल हो गई, तो उसके बाद मेरी कम्युनिटी बहुत खुश हुई। मैं खुद भी खुश हुई कि मैं कम्युनिटी के लिए काम करूँगी। अब ये होता है कि आधी रात को मुझे कॉल्स आती हैं, दिन में कॉल्स आती हैं, मुझे रेगुलर बेसिस पर पुलिस स्टेशंस जाना होता है, कोर्ट में केसेस अपनी कम्युनिटी के देखने होते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं बताती हूँ, रिसेंटली अभी बकरा ईद पर पिछले साल तो मेरी टिकट थी, सैटरडे की ईद थी और मुझे फ्राइडे को जाना था पंजाब ईद करने के लिए घर पर, और जुमेरात की रात में मेरे 17 लोगों पर FIR हो गई दरक्षा पुलिस स्टेशन में। तो मैंने अपनी टिकट कैंसिल की और फ्राइडे वाले दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर मैंने अपने जो कम्युनिटी के 17 लोग थे उनकी बेल करवाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी कम्युनिटी के लोगों की बेल हुई और वो ईद उन्होंने मेरे साथ सेलिब्रेट की। इस तरह के मौके जब आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। अच्छा निशा, मुझे ये बताइएगा कि अदालती निज़ाम, क्योंकि आप लोगों के केसेस इंटेंस केसेस होते हैं, बहुत रेंज है, मारपीट के केसेस भी हैं, रेप के केसेस भी हैं, इस तरह के अदालती निज़ाम कितना सपोर्ट करता है एक ट्रांसजेंडर पर होने वाले तशद्दुद और इस तरह के केसेस में, और जब अभी आप ये केसेस लड़ने जाते हैं तो? देखें कि मैं समझती हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आई तो जितने भी सीनियर्स वकला थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने हमेशा मुझे यही कहा कि अगर आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, एक चीज़। सेकंड, जब मैं किसी केस में मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जा रही होती हूँ लेकिन नहीं, मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ख्वाजराओं को मैंने ये देखा है सोसाइटी में, पढ़ी लिखी सोसाइटी में लोग ख्वाजराओं को एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। ऑल राइट निशा, आप जो मशअल राह बनी हुई हैं, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि इसको कंटिन्यू करें और इसी तरह जो है वो आप ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी
बल्कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी, बाकी कम्युनिटीज़ में भी कोई इतनी ज़्यादा एजुकेशन है नहीं, लिटरेसी रेट इतना है नहीं। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। थैंक यू सो मच, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। एक बार फिर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के जी लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जन्ना, तो चले इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।